बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो दूसरे लंग्स डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करना है। अभी तक हमने जो डिसऑर्डर्स या डिजीज़ पढ़ी हैं वो सारी इन्फेक्शियस हैं। इन्फेक्शियस का क्या मतलब है कि कोई जरासीम उनको काज कर रहा है। जैसे हमने साइनोसाइटिस पढ़ा, उसमें हमने कहा था वायरल और बैक्टीरियल है। इसी तरह फिर हमने ओटाइटिस मीडिया पढ़ा, हमने कहा था कि वायरल और बैक्टीरियल हैं। इसी तरह हमने नमूनिया पढ़ा, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा। तो अभी तक जितने भी हमारे पास हमने डिजीज़ पढ़ी हैं वो सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं कि कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई और ऑर्गेनिज्म उनको काज कर रहा है। आज हमने लंग्स की कुछ और बीमारियों को डिस्कस करना है, बल्कि ग्रुप को डिस्कस करना है जिसमें आगे फर्दर बीमारियां होंगी। उस ग्रुप का नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। पहले इसके लफ्ज़ी मतलब को देख लेते हैं। पल्मोनरी डिजीज़ फेफड़ों से रिलेटेड है कि ये बीमारी फेफड़ों से रिलेटेड होगी। क्रोनिक कि ये लंबे अरसे तक चलेगी, बल्कि यहाँ आप समझ लें कि ये ऐसी बीमारी है जो इनक्योरेबल है, इरिवर्सिबल है। यानी अगर किसी को ये बीमारी हो जाए या इस बीमारी का कोई भी आप कह सकते हैं टाइप हो जाए तो ये इरिवर्सिबल है, ये चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, इसका इलाज कोई नहीं है। क्रोनिक, ठीक है। लेकिन क्रोनिक का हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि वो लाइलाज बीमारी होगी। क्रोनिक में दोनों कंडीशन होती हैं कि कुछ क्योरेबल भी होती हैं, कुछ इनक्योरेबल भी होती है। लेकिन ये वाली जो बीमारी है ये बस आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये अलग बात है कि वो स्लो आगे बढ़े, तेज़ आगे बढ़े, लेकिन ये मुसलसल सारी ज़िंदगी के लिए इंसान को लग जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन का लफ्ज़ी मतलब है रुकावट। तो इसमें हमारा जो सांस लेने का जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो जाएगा कि हम सही तरह सांस नहीं ले पाते। जो सांस लेना है और बाहर निकालना है ये काम सही तरह नहीं होगा, यानी सांस लेने में रुकावट हो जाएगी। क्लियर। अब ये रुकावट क्यों होगी कि हमारा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई चीज़ डैमेज हो गई या वो नैरो हो गई, डैमेज हो गई या वो नैरो हो गई, या वहाँ कोई फ्लूइड जमा हो गया, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे लिए सांस लेना और निकालना मुश्किल हो तो उसको हम कहेंगे ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। क्लियर। तो बहरहाल क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एक पूरे ग्रुप का नाम है जिसमें क्या होगा, ऐसी बीमारी होगी जो इनक्योरेबल, लाइलाज है। दूसरा, इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लंग्स के, हमारे या रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, या तो वो नैरो हो जाएंगे या फिर उनमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी जिसकी वजह से सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये नॉन इन्फेक्शियस होती है कि ये कोई जरासीम वगैरह काज नहीं करेंगे, इसको आमतौर पे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो काज कर रहे हैं। अब देखें ये जितनी भी हम आज बीमारियों को डिस्कस करेंगे उनके अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। जो मैंने अभी जनरल बातें की है ना क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के बारे में, ये सारी जो बीमारियाँ आज हम पढ़ेंगे उनमें ये नज़र आ रही होंगी। अच्छा, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ लंग्स। तो ये लंग्स की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और क्रोनिक का मतलब एक दफ़ा किसी को हो गई अब ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जो सबसे बड़ा हमारे पास काज है टोबैको स्मोकिंग। तो तंबाकू के अंदर आपको पता है हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का मतलब ये है कि एक शख्स ज़्यादा अरसे तक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ हार्मफुल पॉल्यूटेंट या केमिकल फ्यूम्स हों। तो ये जो हमारे पास स्मोकिंग के केमिकल्स हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं या केमिकल फ्यूम्स हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होगी। अच्छा, नॉर्मली तो ये है, आप कह सकते हैं 90% जो हमारे पास केसेस होते हैं वो इस वजह से COPD के होते हैं। COPD इसका शॉर्ट एब्रीवेशन है। लेकिन बाज़ दफ़ा एक छोटी सी परसेंटेज में इंसान के जीन्स का ख़राब होना भी शामिल, प्री डिस्पोजिशन है कि यहाँ हम जीन को शामिल करेंगे COPD के अंदर, कि वो जीन का ख़राब होना भी इसका बाइस बन सकता है। बेसिकली जीन के बारे में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। जीन हमारे पास DNA का वो पोर्शन है जो हमारे सेल में प्रोटीन्स को बनवाता है। आगे ये प्रोटीन फिर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जीन है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ DNA विच डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी जीन की इंफॉर्मेशन को सेल पढ़ के प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोसेस को हमने कहा था जीन एक्सप्रेशन, और ये 2 स्टेप में होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। तो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एक प्रोटीन का नाम है।
ये प्रोटीन बेसिकली करती क्या है, पहले आप इसका फंक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद मैं इसका इफ़ेक्ट बताऊंगा अगर खुदा न खास्ता ये कम हो जाती है। जब भी कोई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन का जो कॉजेटिव एजेंट जैसे बैक्टीरिया, आमतौर पे इस बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए हमारे जो WBCs हैं, WBCs ये एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है इलास्टेज, न्यूट्रोफिल इलास्टेज। ठीक है, ये इलास्टेज बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है बैक्टीरिया से बचने के लिए। लेकिन ये वाला जो हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे फेफड़ों के जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं उनको भी डैमेज करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, इस वजह से हमारे बॉडी में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन मौजूद होती है जो लंग्स को और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को, ख़ासतौर पे लंग्स को, क्योंकि लंग्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है इलास्टिसिटी के हवाले से, तो ये वाली प्रोटीन इस एंजाइम से हमारे फेफड़ों को बचाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर ये वाला जीन ख़राब हो जाए जिससे ये प्रोटीन बननी है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटीन उस ह्यूमन बॉडी के अंदर, उस पेशेंट के अंदर नहीं बनेगी। तो फिर क्या होगा कि ये वाला एंजाइम्स किसी हार्मफुल केमिकल के एब्सेंस में भी ये वाला एंजाइम हमारे जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, एल्वियोलाई के, हमारे लंग्स जो टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली, और मैंने कहा था कि पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन वो भी है जिसमें हमारे लंग्स के जो टिश्यू हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो बहरहाल इन शॉर्ट, अगर किसी शख्स के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो ये वाला एंजाइम हमारे लंग्स के इलास्टिक टिश्यू को, एल्वियोलाई को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से COPD हो जाएगा। क्लियर? आगे उसने लिखा है कि इस डेफिशिएंसी की वजह से चाहे स्मोकिंग या फिर पॉल्यूटेंट में एक्सपोजर हो रहा हो, वो शख्स साफ़ सुथरी हवा में भी रह रहा हो, स्मोकिंग भी ना करता हो, लेकिन अगर किसी में ये वाले प्रोटीन की कमी है तो उसको COPD हो सकती है। क्लियर? अच्छा, अब जल्दी जल्दी सिम्टम्स की तरफ आए तो आम तौर पे COPD के जो सिम्टम है, परसिस्टेंट कफ, हमेशा खांसी रहती है विद म्यूकस, और खांसी के साथ बलगम वगैरह, म्यूकस वगैरह भी आता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी और छोटा छोटा वो सांस लेगा। चेस्ट टाइटनेस, कि हमारा जो चेस्ट है उसमें खिंचाव महसूस होगा। वीजिंग, जब इंसान सांस लेगा उसके साथ आवाज़ भी आएगी, जैसे आमतौर पे जो दमा के पेशेंट होते हैं, अस्थमा का जो पेशेंट होते हैं, उसमें आवाज़ आती है। फटीग, अब हमारी बॉडी में प्रॉपर चूँकि ऑक्सीजन जब कमी होती है तो फटीग होना शुरू हो जाती है, फटीग, थकावट। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, और ऐसे शख्स को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वो बार बार होते हैं। क्लियर? अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? COPD इनक्योरेबल है। क्लियर? इसका इलाज कोई नहीं, लेकिन अगर किसी चीज़ का इलाज ना हो तो क्या हम फिर उसको बिल्कुल ही छोड़ देते? नहीं। दो पॉसिबिलिटी, जो डिजीज़ है वो आगे ना बढ़े, पहला हमारा टास्क ये होता है। दूसरा, उस डिजीज़ की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं उन साइड इफ़ेक्ट को वो कम करती हैं, जिससे किसी हद तक जो पेशेंट है वो रिलीफ महसूस करते हैं। इस वजह से चाहे कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज ना हो तो हम मेडिसिन उसको देते हैं। मेडिसिन उस बीमारी को ठीक नहीं करती, लेकिन उस बीमारी की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं उनको किसी हद तक वो क्या करती है? रिलीफ देती है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हम ऐसे शख्स को जिसको सिगरेट पीने की आदत हो, या वो धुएं वाली कंडीशन में बार बार रहता हो, ऐसी हवा में वो सांस लेता हो जो पॉल्यूटेंट से भरी हुई है, अगर हम उसको साफ़ सुथरी हवा में ले जाएं और स्मोकिंग और पॉल्यूटेंट से उसकी हिफाजत हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि बीमारी को मज़ीद आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। रोक नहीं सकते, उसको स्लो कर सकते हैं। यानी फेफड़े अगर 3 साल में डैमेज होने हो सकता है वो 8-9 साल में प्रॉपरली डैमेज हों। यानी जो कंडीशन 3 साल में आनी है वो हो सकता है 10 साल बाद, और स्लो प्रोग्रेशन कि वो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अच्छा, ब्रोंकोडायलेटर, तो COPD में अक्सर क्या होता है कि हमारी जो सांस की नालियाँ वो तंग हो जाती हैं, तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर हैं उन सांस की नालियों को ओपन करते हैं, तो किसी हद तक आप कह सकते हैं रिलीफ मिल सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आमतौर पे हमारे पास ये जो बीमारी है, ये चूँकि इन्फ्लेमेशन भी हमारी सांस की नालियों में काज कर रही होती है, तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो इस इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। फिर ऐसे पेशेंट में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन भी लगाई जा सकती है, और उसकी पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करेंगे।
पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कोई एक इलाज का नाम नहीं, बल्कि एक पूरे प्रोग्राम का नाम है जिसमें उस पेशेंट को मुख्तलिफ अंदाज में तरबियत दी जाती है। कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं ताकि उसकी फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि आमतौर पे ये पेशेंट होते हैं वो थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे वो थकना शुरू हो जाते हैं, उनका सांस चढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज ऐसी अंदाज में करवाई जाती है ताकि वो उनको थोड़ा सा उनका स्टेमिना बढ़ जाए, उनको चलने फिरने में आसानी हो। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, ठीक है। फिर उस पेशेंट की नफ्सियाती तौर पर ट्रेनिंग की जाती है कि वो उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए पावरफुल बन जाए। इलाज तो होता ही है, एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। आपने किस हवा में, न्यूट्रिशन के हवा, यानी एक पूरे प्रोग्राम का नाम है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, जिसमें उसके सांस लेने को बेहतर बनाया जाता है। क्लियर? तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन ये कोई एक टेक्निक नहीं है, ये काफ़ी सारी चीज़ों का मजमूआ, एक्सरसाइज का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, एजुकेशन का, उसके आप कह सकते हैं नफ्सियाती तौर पे उसको मजबूत किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का मजमूआ कहलाता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक, ये तो एक पूरे ग्रुप का नाम है ना COPD, तो उसका एक मेंबर या एक टाइप है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, ये आपको पता है कि जो सांस की नालियाँ हैं जो फेफड़ों के अंदर होती हैं उनको ब्रोंकियल ट्यूब्स कहा जाता है। तो आम तौर पे इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और नैरो तंग होना शुरू हो जाती है, और फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो इन सांस की नालियों के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये जितनी भी नालियाँ होती है ना, जितनी भी नालियाँ होती है इसमें म्यूकस तो होती है, लेकिन अगर इस नालियों को डैमेज करने के लिए कोई चीज़ आ रही है ना, तो फिर ये म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाती है बॉडी। तो बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इसकी दीवारें ख़राब हो रही हैं, दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ये जगह भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो जिसमें भी ब्लॉकेज हो जाए, जिसमें भी डैमेज हो जाए, जिसमें भी आप कह सकते हैं किसी फ्लूइड प्रोडक्शन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ये COPD है। तो इन्फ्लेमेशन और नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स की वजह से लीड टू म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसका इफेक्ट फर्दर क्या होता है, विच फर्दर ब्लॉक द एयरवेज। हमारी जो हवा की नालियाँ उनको वो मज़ीद ब्लॉक कर दे देगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ड्यूरेशन 3 महीने से 2 साल तक हो सकता है। क्लियर? तो इसमें रिकवरी भी ऑलमोस्ट मुकम्मल नहीं होती। अच्छे काजेज़ वही काजेज़ हैं जो हमने पहले पढ़े हैं कि स्मोक जो है, या जो पॉल्यूटेंट हैं, जो इरिटेंट हैं, जो हवा की नालियों की दीवारों में सोजिश क्रिएट करते हैं, उनको इरिटेंट कहा जाता है। तो अगर कोई शख्स मुसलसल काफ़ी देर तक ऐसी हवा में रहे जहाँ स्मोक मौजूद हो, पॉल्यूटेंट मौजूद हो, या कोई ऐसी इरिटेंट मौजूद हो जो दीवारों को ख़राब कर रहे हैं, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। क्लियर? अगेन अलामत वही, COPD में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनमें आलमोस्ट सिम्टम एक ही जैसे नज़र आते हैं। आमतौर पे सिर्फ आप कह सकते हैं साइट्स का फ़र्क होता है या कंडीशंस का फ़र्क होता है। कफ, खांसी, वीजिंग, सांस के साथ आवाज़ का आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का मुश्किल तरीके से लेना, छोटे छोटे सांस लेना, चेस्ट टाइटनेस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो ये सारे वो सिम्टम। अच्छा, आगे जो बीमारियाँ ऐसी होती हैं ना जिनका इलाज नहीं होता, ठीक है, तो उनको हम मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट में मैंने वही 2 बताए कंडीशन कि वो बीमारी तेज़ी से आगे ना बढ़े, इस बात को कोशिश की जाती है। दूसरा, उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिनको कुछ मेडिसिन के ज़रिए से बेहतर बनाया जा सकता है। तो उन साइड इफ़ेक्ट को आप कह सकते हैं बेहतर बनाएं। क्विट स्मोकिंग, ब्रोंकोडायलेटर, ये हवा की नालियों को खोलते हैं। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, ये मैंने बताया पूरे प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को समझाई जाती हैं, करवाई जाती हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि उसको ऑक्सीजनेशन प्रॉपर अंदाज में हो। एम्फीसीमा क्या होता है? इसमें एल्व्यूलाई, हमारे पास हमारे फेफड़ों में एल्व्यूलाई छोटे छोटे होते हैं, और इन छोटे छोटे एल्व्यूलाई का क्या फ़ायदा हो रहा होता है, जगह जगह से ऑक्सीजन, मैं कहता हूँ दरमियान में हवा है। आप यहाँ समझ लें कि मैं कहता हूँ कि ये एक फेफड़ा है, उसमें 4 एल्व्यूलाई है और हर एल्वुलाई के अंदर हवा है। क्लियर? तो इन छोटे छोटे एल्वुलाई का फ़ायदा क्या होता है कि हर जगह से जहाँ भी दीवार होगी ना एल्वुलाई की, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है, ये सारी जगह से एब्जॉर्प्शन हो रही है। क्लियर? और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये वाली जो दीवार है ये टूट जाए, कमज़ोर हो जाए, टूट जाए, तो अब देखें दीवार के टूटने से एक बड़ा एल्वुलाई बन गया, लेकिन यहाँ से जो ऑक्सीजनेशन होनी थी वो नहीं हो रही। यानी एल्वुलाई तो बड़ा हो गया है लेकिन जो ऑक्सीजन ब्लड को जानी है वो कम हो गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ,
अब एल्वियोलाई तो बड़े हो गए, तो यहाँ जो ऑक्सीजनेशन हो रही थी वो कम हो गई। तो ओवरऑल ये एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर होना शुरू होती। कमज़ोर क्यों होती है अभी डिस्कस करते हैं। फिर वो डैमेज हो जाती है, इवेंटली वो टूट जाती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि एक बड़ा एल्वियोलाई तो बन जाता है छोटे के बजाय, लेकिन ये सरफेस एरिया जो ऑक्सीजन के लिए चाहिए, जो सरफेसेस ऑक्सीजन के लिए चाहिए, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा शख्स, उसके अंदर ऑक्सीजन तो जा रही होती है, लेकिन जितना उसकी बॉडी को चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स बॉडी को सप्लाई नहीं कर रहे होते। आगे इसके कॉमन कॉज तो वही हैं, स्मोकिंग है। इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसी हवा में काफ़ी देर तक उसका एक्सपोजर हो जिसमें पॉल्यूटेंट हो, तो ऑटोमेटिकली ये बीमारी, ये जो स्मोक है, ये पॉल्यूटेंट है, ये एल्वियोलाई की दीवारों को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टूट के बड़े एल्वियोलाई। ये दूसरा अभी मैंने बताया कि बार दफ़ा ऐसे जीन्स में म्यूटेशंस हो जाती हैं जो 8 क्या है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, ठीक है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जाहिर बात ये हमारे लंग्स को बचा रहा होता है मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम से, तो अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो वो एंजाइम की जो एल्वियोलाई हैं या दूसरे जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो। लेकिन एम्फीसीमा हम पार्टिकुलरली उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें एल्वियोलाई डैमेज होते हैं और एल्वियोलाई जो छोटे छोटे हैं वो उनकी दीवारें टूट के बड़े एल्वियोलाई बना रही होती हैं। अच्छा, मैनेजमेंट वही, अगेन इसका इलाज तो कोई नहीं है, लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। ऐसे शख्स को कहा जाता है वो सिगरेट नोशी कम और ऐसी कंडीशन में रहे जहाँ साफ़ सुथरी हवा हो, पॉल्यूटेंट ना हो। यानी जो COPD के अंदर हमने जनरल बातें की थी वो हर बीमारी के अंदर ये नज़र आ रही होंगी आपको। तो ऐसे शख्स को कहा जाता है सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर वो सिगरेट को जारी रखते कैन स्पीड अप द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, तो ये बीमारी को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। थेराप्यूटिक ऑप्शन में ब्रोंकोडाइलेटर है, स्टीरॉयड है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन है, ऑक्सीजन थेरेपी है। अब ये क्या कुछ करती हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास लंग्स के वो डिसऑर्डर थे जिसमें हमारे सांस लेने में मसला आता है, और ये नॉन इन्फेक्शियस है। ये आमतौर पे हार्मफुल केमिकल्स की वजह से होते हैं, और इनके अंदर जो हमारे लंग्स के टिश्यू डैमेज होते हैं, एल्वियोलाई की दीवारें डैमेज होती हैं या सांस की नालियों की दीवारें डैमेज होती हैं, म्यूकस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशन का जो मजमुआ है ये हमारे पास COPD कहलाता है। क्लियर। तो ये चैप्टर आप लोगों का एंड हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह किसी नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।